कैश में अभी तक हमने पढ़ा है मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश, रिसीट्स और पेमेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैश अकाउंट्स। Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to start the new topic which is cash account। और कैश अकाउंट में बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है कैश बुक, दूसरा है इम्प्रेस्ड और तीसरा है टेम्पररी एडवांस। स्टार्ट करते हैं कैश बुक में। और सबसे पहली बात ये कहा गया कि कैश बुक विल बी मेंटेन इन CPWA फॉर्म नंबर 1। कैश बुक मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स के फॉर्म नंबर 1 में। अब जिसके पास अथॉरिटी है कैश बुक मेंटेन करने की वो तो कैश बुक मेंटेन करेगा, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट को अगर उसने कैश दिया हुआ है किसी पेमेंट के लिए, तो उनके पास अगर अथॉरिटी नहीं है उस सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के पास, तो वो कैश बुक मेंटेन नहीं करेगा। वो मेंटेन करेगा इम्प्रेस्ड और टेम्पररी एडवांस इन फॉर्म नंबर 2। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। जिसके पास अथॉरिटी है वो मेंटेन कर रहा है फॉर्म नंबर 1 में, और उसने अगर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को अमाउंट दिया हुआ है कोई पेमेंट करने के लिए, तो वो मेंटेन करेगा इन फॉर्म नंबर 2 विच इज़ इम्प्रेस्ड और टेम्पररी एडवांस। अब कैश बुक में क्या क्या एंट्री होंगी और एक्चुअली कौन ऑथोराइज है कैश बुक मेंटेन करने के लिए, इसके लिए हम पढ़ते हैं CGA सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983 का रूल नंबर 13। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैश बुक मेंटेन करने की अथॉरिटी किसके किसके पास है। इसमें ये कहा गया है कि जिस ऑफिसर के पास गवर्नमेंट मनी आती है, जो रिसीव करता है गवर्नमेंट मनी गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है, उसको कैश बुक मेंटेन करना है, या फिर जिसके पास DDO पावर है, जिसके पास ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग पावर है, वो कैश बुक मेंटेन करेगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। या तो उस ऑफिसर के पास गवर्नमेंट मनी आती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट मनी रिसीव करता है, तब वो कैश बुक मेंटेन करेगा, या फिर उसके पास DDO पावर है तब वो कैश बुक मेंटेन करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। और उसके पास जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे कैश में या चेक में, ठीक है, उसके एंट्रीज होंगे कैश बुक में। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन है। सबसे पहले तो ये कि अकाउंट पे चेक बाय पे एंड अकाउंट ऑफिसर। अगर पे एंड अकाउंट ऑफिसर ने किसी पर्सन के नाम पे, ठीक है, मतलब अकाउंट पे चेक इशू किया है और वो आया डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास केवल उस पर्सन के पास पहुंचाने के लिए, कि केवल उसको आपको पहुंचा देना है, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके पास नहीं आया है, तो उसकी एंट्री आपके कैश बुक में नहीं होगी। याद रखिएगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर ने अकाउंट पे चेक इशू किया है किसी पर्सन के नाम में, और आपके पास केवल इसलिए आया है कि आपको उसको देना है या आपको उसके पास पहुंचाना है, तो ये आपके कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरा कैटेगरी है जिसकी एंट्री नहीं होती, नॉट इनकैशेबल इन DO's कैपेसिटी। DO बहुत सारे चेक इशू करता है, और जितने भी चेक इशू करता है उनकी एंट्री होती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स फॉर्म नंबर 4 में, GAR फॉर्म नंबर 4 में, विच इज़ रजिस्टर ऑफ चेक्स इशूड। तो इस रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। तो सारे चेक्स की एंट्री तो यहाँ हो गई, जितने चेक्स ये इशू करेगा सबकी एंट्री यहाँ हो गई। लेकिन कैश बुक में उन्हीं की एंट्री होगी जो उसके कैपेसिटी में इनकैशेबल हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड याद रखिएगा, जो उसकी कैपेसिटी में इनकैशेबल हैं उसी की एंट्री कैश बुक में होगी। अगर उसकी कैपेसिटी में इनकैशेबल नहीं है तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। और लास्ट कैटेगरी है इसमें चेक्स इन फेवर ऑफ पे एंड अकाउंट ऑफिसर। अगर गवर्नमेंट ड्यूज पेमेंट करने के लिए किसी पर्सन ने पे एंड अकाउंट ऑफिसर के फेवर में चेक ला के सबमिट कर दिया, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, उसकी एंट्री होती है GAR फॉर्म नंबर 5 विच इज़ रजिस्टर ऑफ वैल्यूएबल्स। तो इतनी बातें याद रखेंगे। कैश बुक कौन कौन मेंटेन कर सकता है, या तो उसके पास गवर्नमेंट मनी आती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा रिसीव करता है, तब वो कैश बुक मेंटेन कर सकता है। दूसरी बात, उसके पास DDO की फंक्शनैलिटी है, तब वो कैश बुक मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और लगभग सारे कैश की ट्रांजेक्शन्स उसमें एंट्री होती हैं। क्या क्या नहीं इंक्लूड होता, अगर अकाउंट पे चेक है पे एंड अकाउंट ऑफिसर का और आपके पास केवल आया हो उसके पास पहुँचाने के लिए, तो ये आपके कैश बुक में नहीं आएगा। दूसरा, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन वो आपके कैपेसिटी में इनकैशेबल नहीं है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती, उसकी एंट्री होती है GAR फॉर्म नंबर 4 रजिस्टर ऑफ चेक्स इशूड में। और लास्ट ये है कि चेक्स इन फेवर ऑफ पे एंड अकाउंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ड्यूज़ के पेमेंट के लिए किसी भी इंसान ने अगर पे एंड अकाउंट ऑफिसर के फेवर में कोई चेक ला के सबमिट किया, तो उसकी एंट्री भी आपके कैश बुक में नहीं होती, उसकी एंट्री होती है GAR फॉर्म नंबर 5 रजिस्टर ऑफ वैल्यूएबल्स। इसके बाद ये है कि नॉर्मली स्टाफ को जो पेमेंट होता है वो चेक के द्वारा होता है। उनका जो अमाउंट होता है बिल का, पेमेंट का, उसको चेक के द्वारा हम उनको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर स्टाफ विलिंग है कि उनको कैश में पेमेंट किया जाए, तो ऐसे में जो DDO है वो क्या करता है कि वो एक सेल्फ चेक ड्रॉ करता है, ठीक है, अपने ही नाम पे एक चेक ड्रॉ करता है।
और जितने लोग विलिंग हैं कैश में पेमेंट के लिए, उनके सबका टोटल करके उतने अमाउंट का एक सेल्फ चेक ड्रॉ करता है, उतना अमाउंट कैश इसके पास आ जाता है, ठीक है, और उस कैश को फिर ये सबको पेमेंट कर देता है। तो इसके कंडीशन में होगा क्या कि सबसे पहले तो जितने भी वो सेल्फ चेक ड्रॉ करेगा सबकी एंट्री होगी GAR फॉर्म नंबर 3 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी वो सेल्फ चेक ड्रॉ करता है उसकी एंट्री होती है GAR फॉर्म नंबर 3 में। एंट्री किस तरह से होगी, सबसे पहली बात हम देखते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में बैंक वाले जो कॉलम है उसमें होगा अमाउंट ऑफ ईच बिल, जितने भी बिल होंगे सबकी अमाउंट को हम लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में, और कैश वाले कॉलम में जितने डिडक्शंस होंगे उसको लिखेंगे कैश वाले कॉलम में। रिसीट साइड की हम बात करें तो यहाँ भी जो हमने यहाँ कैश कॉलम में सारे डिडक्शंस लिखे हैं वही सारे डिडक्शंस हम रिसीट साइड में भी कैश कॉलम के अंदर लिख देंगे। तो याद रखिएगा, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में बिल का अमाउंट, ठीक है, और कैश कॉलम में डिडक्शंस। और ये जो यहाँ पेमेंट साइड के कैश कॉलम में जो डिडक्शंस लिखा है सेम वही हम लिखेंगे रिसीट साइड के कैश कॉलम में भी वही डिडक्शंस लिख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो अमाउंट है बिल का नेट अमाउंट वो तो पे किया ही, ये बैंक से गया, ठीक है, और एक्चुअली कैश में हम डिडक्शन यहाँ भी लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं। इसका ये मतलब है कि हमने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, और हमने उसको वापस रिसीव भी कर लिया। तो ठीक है, तो इसलिए हम इसको दोनों में कर देते हैं। अल्टीमेटली ये होता यही है कि ये केवल नेट अमाउंट का ही बनता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक शो करने के लिए हो जाता है कि हमने पेमेंट भी कर दिया और हमने उसको रिसीव भी कर लिया। तो ये हो गया। दूसरी बात, जितने भी ये बिल के अमाउंट्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ है तो सबका डिटेल हेड वाइज हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। जब इसको हम एंट्री करते हैं कैश बुक में तो हेड वाइज उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। अगर स्टाफ विलिंग है चेक में पेमेंट लेने के लिए तो उनके लिए तो सिंपल सा हम उन्हीं के फेवर में चेक इशू कर देंगे। एंट्रीज लगभग यही होती हैं। पेमेंट साइड में बैंक में कॉलम में होता है उनका बिल का अमाउंट जो नेट उनको पे करना है हमें, ठीक है, और कैश कॉलम में दोनों साइड में, पेमेंट साइड में और रिसीट साइड में, दोनों साइड में हम डिडक्शंस लिख देते हैं। बस ये है कि यहाँ हमने जो लिखा अमाउंट ऑफ ईच बिल, तो अब तो एक ही बिल है, एक ही इंसान का पेमेंट, तो उसके अमाउंट का उनको उसमें पेमेंट कर देते हैं। बस ये है कि जितने लोग हैं सबके लिए उतनी सारी एंट्रीज हमारे होंगी, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ चेक से हम पेमेंट करते हैं तो सबका मिला के एक हम चेक इशू कर रहे हैं तो हम उसकी हम नॉर्मली एक एंट्री करते हैं। तो ये हो गया हमारा पेमेंट टू स्टाफ। इसके बाद आते हैं बैलेंसिंग कैश बुक पे। तो बैलेंसिंग एक्चुअली क्या होता है आपको पता ही होगा कि रिसीट साइड और पेमेंट साइड का हम टोटल करते हैं, यहाँ का अमाउंट, कितना पैसा आया कितना गया, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जितना एक्चुअल कैश है वो मैच हो रहा है यानी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है रिसीट साइड और पेमेंट साइड को टोटल करके उसको डिफरेंस निकालने का, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो कहा यह गया कि मंथली बैलेंस किया जाएगा कैश बुक कब, जो दिन प्रिस्क्राइब्ड है कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए उस डेट को मंथली कैश बुक बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो मंथली बैलेंस किया जाना है उस डेट को, जिस डेट जो स्पेसिफाई है, जो प्रिस्क्राइब्ड है कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो एक ही दिन सबको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इफ़ न्यूमेरस ट्रांजेक्शन्स तो हम वीकली या फिर डेली भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हमें लगे कि बहुत ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो हम वीकली या फिर डेली बैलेंस कर सकते हैं। और जब भी बैलेंस करेंगे तो उसको जो हमने इंटरमीडिएट इंटरवल पे जो कर रहे हैं हम बैलेंसिंग, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे, सो दैट हम जब एंड में बैलेंस करें तो हमको पूरा का पूरा एक बार बैलेंस ना करना पड़े। जब भी आपने बैलेंस किया तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने कैश बैलेंस किया और हमारे पास लग रहा है कि हाँ हमारे पास 10,000 होना चाहिए। तो अब आपको ये 10,000 ये भी दिखाना है कि इस 10,000 में से एक्चुअली कितना आपके पास है और कितना अमाउंट ऐसा है जो आपने अपने सबऑर्डिनेट को एडवांस दिया हुआ है किसी पेमेंट के लिए। मान लीजिए आपने, हो सकता है कि 10,000 आपके पास होना चाहिए लेकिन आपने 3,000 अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को एडवांस दे दिया है किसी पेमेंट के लिए, और वो उसको पेमेंट करके फिर आपको बाद में रिसीट ला के देगा। तो आपको ये भी स्पेसिफाई करना है कि आउट ऑफ दिस 10,000 7,000 एक्चुअल कैश बैलेंस है और 3,000 हमारा टेम्परेरी एडवांस है, या जो हमने एडवांस दिया अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, जो आउटस्टैंडिंग अभी तक उसका रिसीट भी नहीं आया, उसका अभी तक अमाउंट भी नहीं आया, ठीक। तो ये आपको स्पेसिफाई करना है कि एक्चुअल कैश बैलेंस कितना है और एडवांस कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक। और जो भी रिजल्ट आएगा आपका कैश बैलेंस जितना आपके पास होना चाहिए उसको आपको वर्ड्स और फिगर दोनों में कैश बुक में उसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर एरर हो गया, अगर आपने गलती से कोई दूसरा एंट्री कर दिया, गलत एंट्री कर दी कैश बुक पे, तो उसको हमको करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये कहा गया कि जब भी इनकरेक्ट एंट्री होगी तो सबसे पहले
नेवर इरेज्ड, एक बार आपने इनकरेक्ट एंट्री कर दी तो उसको आपको मिटाना नहीं है कभी भी। एक बार आपने एंट्री कर दी तो कर दी, उसको आपको मिटाना नहीं है। दूसरी बात, या तो वो जो एंट्री आपने गलत की है वो मंथली क्लोज के पहले आपको पता चलेगी या फिर मंथली क्लोज के बाद पता चलेगी। तो अगर मंथली अकाउंट क्लोज होने के पहले पता चल गया तो आपको क्या करना है, आपको उसको स्ट्रक कर देना है, आपको उसको काट देना है, ठीक है, पेन से आपको एक लाइन से काट देना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, एंटर करेक्ट एंट्री, और जहाँ पे गलत एंट्री है वहीं पे करेक्ट एंट्री आपको करनी है। इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला, ठीक है, रेड इंक से करनी है, जब भी आपको करेक्ट एंट्री करनी है तो आपको रेड इंक से करनी है। दूसरी, बिटवीन द लाइंस करनी है, लाइंस जो है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, जब भी ऐसा करेक्शन होगा तो जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे इनिशियल करेगा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। जब भी मंथली अकाउंट क्लोज होने के पहले आपको कोई इनकरेक्ट एंट्री मिल गई तो आप उसको स्ट्रक कर देंगे और उसके बाद करेक्ट एंट्री करेंगे। कैसे? रेड इंक से, बिटवीन द लाइंस, और डीडीओ वहाँ पे इनिशियल करेगा। तो ये हो गया अगर मंथली अकाउंट क्लोज होने के पहले आपको एरर पता चल गया। तो अगर मंथली अकाउंट क्लोज होने के बाद आपको एरर पता चला तो आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है कैश बुक में। आपको कैश बुक में कोई करेक्शन नहीं करना, ना आपको उसको काटना है ना करेक्ट एंट्री करनी है। अगर मंथली अकाउंट क्लोज हो गया है तब, मंथली अकाउंट क्लोज हो गया है तो उसमें कोई एंट्री आपको करेक्ट नहीं करनी है। अब आपको केवल एक नोट लिख देना है, ठीक है, वहाँ पे रेड इंक में नोट लिख देना है कि ये इनकरेक्ट एंट्री थी और उसके बाद आपको लगाना है ट्रांसफ़र एंट्री। ठीक, तो ट्रांसफ़र एंट्री क्या होता है? नॉर्मली यूज़ किया जाता है इसलिए कि आपने गलती से कोई दूसरा अमाउंट डाल दिया, एंट्री कर दिया, या फिर आपने गलत अकाउंट में कोई चीज़ पोस्ट कर दी, तो उसको हम क्या करते हैं कि वहाँ से हटा के कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, या फिर ज़्यादा अमाउंट एंट्री कर दी है तो उसको कम करने के लिए वहाँ से हो सकता है हम, अगर हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट करने के लिए, या फिर ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट करके बैलेंस करने के लिए जो एंट्री करते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। ठीक है, तो ये हम करेंगे अगर मंथली क्लोज अकाउंट क्लोज होने के बाद हमको इनकरेक्ट एंट्री पता चलती है। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट इज कैश वेरिफिकेशन। डीडीओ चेक करेगा जितनी भी एंट्रीज होंगी कैश बुक में उनको एज सुन एज पॉसिबल। पहली लाइन यही लिखे, डीडीओ चेक्स ऑल एंट्रीज एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जैसे ही एंट्रीज होती गई, ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए एक दिन की एंट्री हुई तो हो सकता है वो डेली चेक कर ले अपने हिसाब से, वो जितनी जल्दी हो सके वो चेक उसको करता रहेगा। और डेटेड इनिशियल एट द लास्ट। लास्ट करने का मतलब मान लीजिए उन्होंने 10 एंट्रीज चेक की, तो जो 10वीं एंट्री है, जो 10th एंट्री है, उसके बाद वो डेटेड इनिशियल कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर की सारी एंट्रीज उन्होंने चेक कर ली हैं। ठीक, उसके बाद ये है कि सिग्नेचर एट द एंड ऑफ मंथ, और जब पूरे महीने भर की एंट्रीज की वो चेक कर लेंगे तो उसको वो सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे। इससे पहले जब इंटरवल्स में कर रहे थे तो उसको डेटेड इनिशियल करते थे, अब क्या वो है सिग्नेचर करेंगे। और इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है 2 चीज़ों के लिए। पहला, फॉर करेक्ट एंट्रीज़ की जितनी एंट्रीज की गई हैं वो करेक्ट है, और दूसरा फॉर क्लोजिंग बैलेंस। अब वो उनको सिग्नेचर उन्होंने कर दिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई कि जो बैलेंस है दिख रहा है वो उसको मानते हैं, और अगर अब उसमें मिसमैच हुआ तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद है क्या कि वो क्या क्या चेक करते हैं। जब वो चेक करेंगे तो क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहला, कंपेयर ग्रॉस चार्जेबल एंड पेमेंट्स। जितना टोटल चार्ज होना चाहिए था, ठीक है, जितना पेमेंट एक्चुअली होना चाहिए था और एक्चुअली जितना पेमेंट हुआ है, ठीक है, उसको वो कंपेयर करेंगे कि चार्ज जितना होना था, ठीक है, वो और एक्चुअल जितना पेमेंट होना था दोनों इक्वल है कि नहीं, ये वो चेक करेंगे। और इसके लिए वो ये भी चेक करेंगे पेमेंट ऑर्डर बाय हिमसेल्फ, जितने पेमेंट हुए हैं उस सब में उसका डीडीओ का पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए, तो ये पेमेंट ऑर्डर है वहाँ है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। और दूसरी बात, सर्टिफिकेट ऑफ डिसबर्समेंट, जितने भी पेमेंट हैं उसमें डिसबर्समेंट का सर्टिफिकेट है कि नहीं, मतलब रिसीट है कि नहीं हमारे पास, या वाउचर्स हैं कि नहीं, ये भी वो चेक करेगा। नेक्स्ट इज डिडक्शंस पोस्टेड एज रिसीट। नॉर्मली हमने एंट्री कैसे करते हैं, जब भी डिडक्शंस होते हैं तो उसको हम रिसीट साइड में भी दिखाते हैं, तो ये भी वो देखेंगे कि रिसीट जो है वो सही जगह पे पोस्टेड, सही अकाउंट पे पोस्टेड है या नहीं है। लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन है कि एक्सेप्ट क्रेडिटेबल अदरवाइज, अगर वो डिडक्शन किसी और अकाउंट में क्रेडिट होना है तो उसको हम रिसीट साइड में नहीं शो करते, उसको कहीं और ही हम क्रेडिट करते हैं। तो ये केस को छोड़ के, ठीक है, मान लीजिए किसी और अकाउंट में क्रेडिट होना है तब को छोड़ के जितने भी डिडक्शंस हैं सब के सब हमारे कैश बुक के रिसीट साइड में शो होने चाहिए, ये डीडीओ चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंपेयर एंट्रीज इनटू बैंक विद बैंक चालान। एंट्रीज इनटू बैंक का मतलब हमारे कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है, ठीक है,
उसकी एंट्रीज को चेक करेंगे और जो जितने चालान हैं हमारे पास बैंक के उसको चेक करेंगे कि हम एक्चुअल जितना अमाउंट बता रहे हैं कि बैंक में जा रहा है सच में उतने के चालान हमारे पास हैं या नहीं है, क्योंकि जितना अमाउंट बैंक में जाएगा उस सब का चालान हमारे पास होना चाहिए। तो इसको भी वो कंपेयर करके देखेंगे कि जितना हमने शो किया है कैश बुक में, ठीक है, कि ये अमाउंट जा रहा है उतना हमारे पास बैंक के चालान हैं या फिर नहीं है। और इसमें एक और चीज़ कहा गया कि टोटलिंग भी वो करेंगे, ठीक है, या तो खुद करेंगे या दूसरे किसी से कराएंगे टोटल सब जो अरिथमेटिकल करेक्टनेस के लिए, ठीक है, तो वो या तो खुद करेंगे या दूसरे से कराएंगे, लेकिन जिसने अकाउंट लिखा है, जिसने अकाउंट बनाया, एंट्रीज की हैं, उसके अलावा किसी और से कराना है, ठीक है, उससे नहीं कराना है। तो ये वो टोटल या तो खुद करेंगे या दूसरे से कराएंगे और उसके लास्ट में फिर डेटेड इनिशियल करेंगे। इसके बाद है कैश काउंटिंग। मंथ के लास्ट में जब मंथली अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो लास्ट वर्किंग डे पे मंथली अकाउंट क्लोज करने के बाद हम कैश काउंट करेंगे कि एक्चुअल हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है। तो नॉर्मली किया जाएगा ऑन द लास्ट वर्किंग डे इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द मंथली अकाउंट। अगर लास्ट वर्किंग डे पे कि किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं है तो ये किया जाएगा नेक्स्ट मंथ में ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। अगर ये इस डेट पे नहीं पॉसिबल है, मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे पॉसिबल नहीं है, तब ये किया जाएगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ बिफोर मेकिंग एनी डिसबर्समेंट। इससे पहले कि आप कोई डिसबर्समेंट करें, किसी को पैसा दें, उससे पहले आपको कैश काउंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, या तो आप लास्ट वर्किंग डे पे करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो अगले महीने फर्स्ट वर्किंग डे पे करेंगे बिफोर मेकिंग एनी डिसबर्समेंट, ठीक है। और इसका जो डिटेल है उसकी एंट्री आपको करनी है फॉर्म नंबर 5 पे, CPWA फॉर्म नंबर 5 विच इज़ कैश बैलेंस रिपोर्ट। तो ये याद रखिएगा, लास्ट वर्किंग डे पे करेंगे, नहीं कर पाए तो अगले महीने का फर्स्ट वर्किंग डे पे करेंगे और उसका रिपोर्ट लिखेंगे फॉर्म नंबर 5 कैश बैलेंस रिपोर्ट। अगर ये कहा गया कि इस डेट को भी पॉसिबल नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके इसके बाद, ठीक है, कर लेना है। और अब आपको रीज़न भी लिखना है कि इस डेट को पॉसिबल क्यों नहीं था। अब जब ये कैश काउंट करते हैं हम तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ काउंट ऑफ कैश, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले वर्ड्स और फिगर्स में हम लिखेंगे कि क्या कैश है हमारे पास, कितना कैश बैलेंस है, एक्चुअल कैश बैलेंस वो लिखेंगे। उसके बाद एक्चुअल कैश बैलेंस होगा एक्सक्लूडिंग एडवांसेस, जो हमने अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दिया हुआ है एडवांस, तो वो तो एक्चुअली पेपर में दिख रहा होगा हमारे पास, लेकिन एक्चुअली हमारे पास नहीं है ना, तो वो हम छोड़ के, उसको छोड़ के जो एक्चुअल हमारे पास कैश बैलेंस है वो हम लिखेंगे वर्ड्स और फिगर्स में। और उसके बाद रिकॉन्सिलेशन विद बैलेंस, और जो हमारा कैश बुक कह रहा है उसके साथ ये अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी लिखेंगे। मान लीजिए कैश बुक में लिखा हुआ है 10,000, तो हमारे पास भी एक्चुअल में कैश बैलेंस है कि नहीं 10,000, इसको भी हम लिखेंगे। और उसके बाद डेटेड साइन बाय DDO, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ काउंट ऑफ कैश है उसमें DDO का डेटेड साइन होगा। मान लीजिए कि हमने कैश काउंट करने के बाद ये पाया कि जो कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है उसमें और एक्चुअल जो कैश बैलेंस है उसमें मिसमैच है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो कैश बुक में जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा कैश है एक्चुअल, या फिर उससे कम कैश है। ज़्यादा है तो क्या करेंगे और कम है तो क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि जब तक हमको ये नहीं पता चल जाता कि एरर कहाँ से आया है या ये मिसमैच क्यों हो रहा है, तब तक के लिए फ़िलहाल हम दोनों को एग्री कराएंगे, मतलब दोनों को मैच कराएंगे। तो मैच कराने के लिए क्या करते हैं कि अगर कैश बुक में कम दिख रहा है और आपके पास जो एक्चुअल है वो ज़्यादा है, मतलब कैश बुक में सपोज 10,000 दिख रहा है और एक्चुअल कैश बैलेंस है 15,000, तो हम कैश बुक में ये दिखाएंगे कि 5,000 कहीं से आया हुआ है, तो सो दैट ये भी 15,000 हो जाए। और अगर इसका उल्टा है कि कैश बुक में सपोज 15,000 और एक्चुअल कैश बैलेंस है 10,000, तो हम कैश बुक में ये दिखाएंगे कि 5,000 कहीं गया है, सो दैट ये भी वापस आ जाए कहाँ पे, 10,000 पे, ठीक है। तो ये जो हम 5,000 का रिसीट या पेमेंट एंट्री करते हैं ये हम कहाँ करेंगे, अगर सरप्लस है, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो हम ये दिखाएंगे रिसीट साइड में कि 5,000 कहीं से आया है, और ये हम कहाँ दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे फ्रॉम पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, ठीक है। तो पैसा यहाँ से हम दिखाएंगे कि 5,000 कहाँ से आया है, पब्लिक वर्क डिपॉजिट। और इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, टू कैश फाउंड सरप्लस इन चेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हमको पैसा ज़्यादा मिला तो हम दिखाएंगे कि कहाँ से आया है, पब्लिक वर्क डिपॉजिट से। और अगर हमको पैसा कम मिला, मतलब कैश बैलेंस कम मिला, तो अब हमको कैश बुक को भी नीचे लाना है एक्चुअल कैश बैलेंस तक, तो उसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है, कि ये 5,000 जो कम आया है क्यों आया है, तो हम दिखाएंगे कि 5,000 हमने कहीं पेमेंट कर दिया। कहाँ पेमेंट किया, हमने पेमेंट कर दिया मिसलेनियस वर्क्स एडवांसेस को, ठीक है। और इसकी एंट्री होगी बाई कैश फाउंड डेफिशिएंट इन चेस्ट। तो ये दोनों याद रखिएगा कि अगर कम मिला तो क्या करना है और ज़्यादा मिला तो क्या करना है। और जिस दिन हमको एक्चुअल पता चला कि ये एरर क्यों था, तो हम इसको फिर वापस हम एंट्री
कर देंगे। तो ये था कैश अकाउंट का पहला पार्ट, कैश बुक। इसके बाद 2 और पार्ट हैं, इम्प्रेस्ड एंड टेम्परेरी एडवांसेस, जिसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू। जय हिंद।